नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका इंडिया न्यूज का ओपीडी। जी हां, इंडिया न्यूज का ओपीडी जो कि एक मिशन के तहत, इंडिया न्यूज का मिशन इंडिया बचाना है, उसी के तहत आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। दिल्ली के कई अस्पतालों में इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट। द्वारका के भगत अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत। अस्पताल में 68 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। भगत अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर। मॉडल टाउन के एमडी सिटी अस्पताल में संकट। अस्पताल में 200 से ज्यादा कोरोना मरीज भर्ती। कुछ ही देर की ऑक्सीजन बचने से संकट में मरीजों की जान। बत्रा और भाटिया ग्लोबल अस्पताल में भी भारी दिक्कत आ रही सामने। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन कमी से 8 मौत। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से मौत। अस्पताल में कुछ वक्त के लिए ऑक्सीजन खत्म हुई। अस्पताल के डॉक्टर की भी मौत होने की जानकारी। बत्रा अस्पताल घटना के बाद ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा। भाटिया ग्लोबल अस्पताल में भी भारी दिक्कत। भाटिया ग्लोबल अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज होने की जानकारी। माता चनन देवी अस्पताल में किल्लत। माता चनन देवी में 200 से ज्यादा कोरोना मरीज। एमडी सिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की दिक्कत। शाम 6 बजे बची थी आधे घंटे की ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सपोर्ट पर करीब 150 मरीज। दिल्ली में हो रही मौतें। पीड़ादायी केजरीवाल। 490 मीट्रिक टन की बजाय 312 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। इस वक्त की ये ताजा जानकारी दिल्ली को लेकर। केंद्र दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे। हाई कोर्ट ऑक्सीजन नहीं दी तो अवमानना की कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट ने कहा बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। हाई कोर्ट, क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें और लोग मरते रहें? बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान चली गई। भगत अस्पताल में संकट में हैं मरीज। सुनते हैं अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है। ऑक्सीजन आई यहां पर, तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। मतलब हम सही मैं बता रहा हूं कि इतना दुखी वो नहीं है। कोई पेशेंट अच्छा हो सकता हो, कोई पेशेंट अच्छा हो सकता है, और पेशेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं। शर्म की बात है भाई, ये राजधानी है दिल्ली की। हमारे यहां ये हालत है तो आप पूरे देश का इमेजिन कर सकते हैं वहां क्या होगा। जितना हमारी जरूरत है आप हमको उतनी दे नहीं रहे। जो दे रहे हैं वो इरेगुलर दे रहे हैं। हमारी तरफ से जब हम उनसे बात करते हैं कहते हैं हमारे पास ही नहीं है। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए ना कि अब या तो अस्पताल बंद करे, एडमिशन बंद करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन बेचारे मरीजों का क्या फॉल्ट था, मुझे ये बताओ। हमारे हैं 6 आईसीयू में थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर आर.के. हिमतानी, वो भी इस ऑक्सीजन की कमी के शिकार हुए। हमने 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, हमने एक मिनट की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को दी। जहां हम पहुंच सकते थे, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी, हमने आपके माध्यम को भी बताया कि आप लोग भी कुछ करें। अभी तो वहां पे दे रहे हैं, मतलब वो तो इमरजेंसी है, मेरे ख्याल में 1 टन देंगे, 500 लीटर या 1000 लीटर उतने देंगे, बिकॉज दैट वाज एन इमरजेंसी। निराश होकर कह रहा हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। कल रात को मैं 4 बजे तक प्लांट पे खड़ा रहा हूं। मुझे थोड़े से सिलेंडर मिले हैं। मेरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है, कैलकुलेटेड जो है गवर्नमेंट की लिस्ट के हिसाब से 1.9 टन है। मुझे रोज की लगभग 1 टन मिल रही है, यानी आधी मिल रही है। मैं किसी तरह गुजारा कर रहा था। आज तो मुझे वो भी नहीं मिली है। मैंने एडमिशन कल शाम से बंद कर दी है। पेशेंट्स को कहा है कि आप अपना अरेंजमेंट करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहीं से कुछ सिलेंडर लेके आया हूं अभी, और वो नेक्स्ट हाफ एन आवर में खत्म हो जाए। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, देखिए। और जहां तक मेरी नॉलेज है, पूरी दिल्ली का यही हाल है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है मैं नहीं जानता,
लेकिन सफर तो पेशेंट कर रहा है और उसको मरता हुआ डॉक्टर देख रहा है। ना तो वो ब्यूरोक्रेट्स देख रहे हैं, ना वो मिनिस्टर्स देख रहे हैं। दिन में जब कई कई लाशें निकलती हैं तो दुख तो होता है। तूने ये किया, मैंने ये नहीं किया, या तूने ये नहीं किया, मैंने ये किया, इसी को लेकर आपस में सरकारें भिड़ी हुई हैं। ऐसे में आम बेचारा मरीज आखिर ये कहने पर मजबूर हैं, क्या करें कि ना करें, कि ये कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दो इसका हल हो मेरे भाई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट लेकर सीएम केजरीवाल और सांसद गौतम गंभीर ने क्या कहा, आप ये भी सुन लीजिए। ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से एसओएस आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के, जो भी सुन रहा है ये और जिस के हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था 2020 में कि हर घर में एक सिलेंडर होगा, उसी तरीके से आपको हर घर में कॉन्सेंट्रेटर भिजवाना पड़ेगा अगर आप उस तरीके से सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मकसद ये कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी ज़िंदगी बच सकती है, उसके घर में जाए, वो एक बार ठीक हो जाए, फिर हम उसको रोटेट कर सकें। देखिए, मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। और साथ ही में थोड़े रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहनिए। और क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि इतनी तेज़ी से स्प्रेड होता है कि आप अगर बाहर घूमेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हुए किसी और को हो जाता है, तो आपको साथ वाले की भी जिम्मेदारी रखनी है, अपनी भी जिम्मेदारी रखनी है। तभी ये देश बच पाएगा, तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी गाइडलाइंस फॉलो करिए, और हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी लोगों की करेंगे। दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम हर तरीके से रेडी हैं। लेकिन सच यही है कि दिल्ली में बहुत महामारी है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। तो इसलिए सब मिलकर अगर काम करेंगे तभी हम इस महामारी से बाहर आ पाएंगे। सियासत के दो नेताओं को आपने सुना। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हाहाकार मचा हुआ है, तो आखिर जिम्मेदार कौन है। काश कि ये सियासत वाले गंभीर होते। जी हां, इंडिया न्यूज के ओपीडी में हम ये कोशिश करेंगे कि इस शोरगुल के बीच आपकी मदद कैसे की जाए, आपसे आपका सरोकार लेकर आप तक हम ये कैसे बताएं आपको और समझाएं कि आखिर आपको क्या करना है। जी हां, क्या करना है और इसके साथ साथ आपको कैसे बचना है। इस पर हमारे साथ देश और दुनिया के बड़े डॉक्टर जुड़ेंगे, जिसमें आज की कड़ी में हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा। डॉक्टर एमसी मिश्रा एम्स के पूर्व निदेशक हैं, और आप ये बताएंगे डॉक्टर मिश्रा कि आखिर इस समय इन संकट की घड़ी में आखिर मरीज या उसके परिवार वाले, अगर उसके परिवार में कोई वो सारे सिम्टम यानी कि सिम्टोमेटिक पाया जाता है, तो उसे क्या करना है। डॉक्टर मिश्रा, आखिर जो हालात हैं दिल्ली में, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, बेड मिल नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में एक मरीज, क्योंकि टेस्टिंग को भी लेकर जो जानकारी है, मेरे एक सहयोगी खुद मुझे बता रहे थे कि जब वो एसिम्प्टोमेटिक होने लगे तो उन्होंने जब टेस्ट के लिए अपनी बात कही और पैथ लैब में उन्होंने बात की, तो उन्हें 7 दिन की वेटिंग का वक्त दिया गया। तो ऐसे सूरत हाल में एक मरीज करे तो क्या करे, डॉक्टर मिश्रा? धन्यवाद। अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर लक्षण है आपको, तो आप टेस्ट के बारे में ना पढ़े, टेस्ट के फेर में भी ना पढ़े। आप ये मान के चलिए कि आपको कोविड है, और उस प्रकार से अपना जो भी जिसकी राय लेके आप इलाज करना चाहते हैं शुरू, वो कर दीजिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली वो ये है, जो विंडो है हमारी, जब बुखार उतर जाता है
5वें दिन बुखार नीचे आ गया और बाद 12वें दिन तक वो एक विंडो है जिसमें निमोनिया की वजह से समस्या हो रही है ज्यादातर लोगों में। हमें उस निमोनिया को बिगड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन अगर किसी को आवश्यकता है, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोन पोजीशन करके ब्रीदिंग करना, अपना सैचुरेशन को ठीक रखना। और कुछ लोगों को अगर गंभीरता ज्यादा है और उसी विंडो में सीटी स्कैन भी अगर कोई करा सकता है अपना, तो सीटी स्कैन करा के सीवियरिटी स्कोर पता कर ले। तो माइल्ड लोग केसेस हैं जो 9 तक उसका आंकड़ा होता है 25 में से, उस 9 से नीचे है तो उसको माइल्ड मानते हैं, 9 से 16 तक है उसको मॉडरेट मानते हैं, और 16 के ऊपर 17 और 25 के बीच में सीवियर मानते हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, तो डॉक्टर नीचे जितने लोग भी हैं जी, डॉक्टर मिश्रा, काफी हद तक घर पे या तो ऑक्सीजन से या बिना ऑक्सीजन के ठीक होने की संभावना होती है। और थोड़ा सा डॉक्टर मिश्रा भी आज दे रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ इंडिया न्यूज के इस ओपीडी कार्यक्रम में एक हमारे साथ दिल्ली की एक नागरिक जुड़ चुकी है, रुखसार के कुछ सवाल हैं और हमारे पैनल में रुखसार, इससे पहले कि आप डॉक्टरों से पूछें, हम और 3 मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, जी हां, आप चीफ क्लिनिकल सर्जन और चीफ वैस्कुलर सर्जन मणिपाल अस्पताल, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत, जी हां, डॉक्टर कौशल कांत, एसोसिएट डायरेक्टर फोर्टिस एस्कॉट हमारे साथ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ हैं। रुखसार, आपका सवाल। कि मुझे 26 मार्च को सर कोविड मेरा पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद फिर मैं होम आइसोलेशन में थी, तो मैं अब रिकवरी हो चुका था सर आज अचानक मुझे 100 फीवर आ गया है, तो क्या ये कोविड के लक्षण है या ऐसे ही वायरल फीवर है? और थोड़ा हल्का में खराश भी था तो मैंने काढ़ा पिया था, और बुखार आया था सर तो मैंने डोलो टैबलेट लिया था। जी डॉक्टर एमसी मिश्रा। जी, इनको ये कोविड हो भी सकता है दोबारा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड नहीं हो सकता। लेकिन क्या इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी? क्या उस ग्रुप में आते थे कि वैक्सीन लगी हो इनको? नहीं सर, वैक्सीन के लिए मैंने रजिस्टर किया है। मुझे 3 मई को मेरा वैक्सीनेशन डेट है। मेरा उम्र सर 28 साल की उम्र है। अच्छा ठीक है, अभी वैक्सीन नहीं लगी तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। कोविड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चूंकि आपको एक बार हो चुका है तो आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन उस कोविड की वजह से भी मिलेगा। लेकिन आप फिर भी मेरे ख्याल से सारे प्रिकॉशंस और लें, और अगर आप किसी से संपर्क करके जो भी मेडिकेशन एडवाइस किया जाए, बुखार आपका बहुत ज्यादा नहीं है अभी, और उसको मॉनिटर करें, और फिर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर देखते रहें। और 5वें दिन, अभी जो लक्षण आए उसके 5वें 6ठे दिन अगर आप सीटी स्कैन करा सकते हैं चेस्ट का तो करा लीजिएगा। किसी ना किसी डॉक्टर के संपर्क में जरूर आ जाएं। जी रुखसार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स मेहमान, जी हां, डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आप मणिपाल अस्पताल के चीफ क्लिनिकल साइंसेस के आप चीफ हैं और उसके साथ साथ आप चीफ वैस्कुलर सर्जन हैं। इस समय प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की कमी है, आपके अस्पताल के क्या हालात हैं? और इसके साथ साथ डॉक्टर मिश्रा, मेरा सवाल आपसे है, सवाल ये कि ये स्ट्रेन अलग अलग रूप बदल कर आ रहा है और अब तो हवा में भी पाया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आम दर्शक के लिए आप इससे कैसे बचे इसकी जानकारी दें। डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा। डॉक्टर युगल मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, कैन यू हियर मी? हेलो। डॉक्टर युगल मिश्रा तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से एक दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त, दीनानाथ मिश्रा। दीनानाथ जी, आपका सवाल किससे? आप अपना सवाल पूछें। मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि ये टाइम में और दही और ठंडा पानी पीना से ज्यादा कोरोना फैलता है क्या? डॉक्टर कौशल कांत।
डॉक्टर कौशल, आपने दीनानाथ जी का सवाल सुना? डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, अगर आपने दीनानाथ जी का सवाल सुना है तो आपका जवाब, क्या दही खाने और ठंडा पानी पीने से कोरोना बढ़ता है? नहीं, कोरोना नहीं बढ़ता है, लेकिन आजकल हम लोग जब से पिछले वर्ष 1 वर्ष से कोरोना शुरू हुआ है, मैं भी ठंडे का बड़ा शौकीन था, लेकिन मैं आजकल ठंडा पानी नहीं पी रहा हूँ। थोड़ी प्रिकॉशन हो जाती है, तो ठंडा आप बिल्कुल अवॉइड करें। रूम टेम्परेचर पे लें या थोड़ा गुनगुना ले सकते हैं, क्योंकि काढ़ा वगैरह भी हम लोग बता रहे हैं। अभी हमारे आयुर्वेदाचार्य हमें बताएंगे इस विषय में। दही आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ठंडा नहीं। उसको आप माइक्रोवेव में 15 सेकंड 10 सेकंड रख सकते हैं और फिर आप दही का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन अवॉइड करें अभी। जी, हमारे साथ डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जी हैं। डॉक्टर दीक्षित, आप आयुर्वेदाचार्य हैं और इस समय जो संघर्ष चल रहा है, कोरोना का संघर्ष फेफड़ों से है, तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर दीक्षित क्या किया जाना चाहिए, हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। डॉक्टर दीक्षित। डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित, डॉक्टर दीक्षित, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर दीक्षित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर मिश्रा, मेरा सवाल आपसे, जो मैं डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा से मैंने किया था, हालांकि वो मेरे सवाल को सुन नहीं पाए तकनीकी खामी के कारण, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो तीसरा स्ट्रेन, एक नया जो स्ट्रेन आया है, इसको लेकर जो बात हो रही है डॉक्टर मिश्रा, ये अब हवा में भी पाया जा रहा है, तो इससे बचने के क्या उपाय किए जाने चाहिए? नहीं, इसमें देखिए, हवा में इस तरह से नहीं है कि आप कहीं नीचे पार्क में घूम रहे हैं तो हवा में कोई वायरस घूम रहा है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है अभी। जो हवा में वायरस की बात है वो बंद कमरों में या घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है और आप में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, आप दरवाजे खिड़कियां खोलिए, पंखे चला के रखिए और दफ्तरों में भी ये प्रिकॉशन लीजिए। तो उस तरह से हवा से वायरस, ये कहते हैं कोई संक्रमित व्यक्ति है किसी कमरे में, बंद कमरे में, एसी कमरे में, तो जब वो बात भी करता है या सांस भी लेता है तो कुछ वायरस पार्टिकल श्रेड करता है हवा में, और वो हवा में कुछ देर सस्पेंड रह जाते हैं। और उनको अगर हम बिना मास्क के उस कमरे में एंटर करें तो हम अपनी सांस में अंदर ले सकते हैं और संक्रमण हो सकता है। इसलिए आजकल घर पे भी मास्क लगाने की रिकमेंडेशन है। अगर लोग बाहर से आते हैं, काम करके आते हैं और इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं जो लक्षण रहित हो, तो उसमें ये प्रिकॉशन है। लेकिन अगर आप अकेले पार्क में वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो फिर हवा में नहीं होता है वायरस। अगर वेंटिलेशन अच्छा है तो भी वायरस की संक्रमण की जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाती है। जी, डॉक्टर एमसी मिश्रा, सिर्फ इतना ही मतलब है कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, बंद कमरों में, बंद घर में यदि ज्यादा लोग हैं और 1-2 लोगों में भी संक्रमण है तो बाकी लोगों को हो रहा है, ऐसा में आ रहा है। घर घर में डॉक्टर मिश्रा, सभी लोगों को हो जा रहा है संक्रमण। तो उसका यही कारण है कि घर की जो हवा है, अगर वेंटिलेशन नहीं है या घर बहुत छोटा है जिसमें आप आइसोलेट नहीं हो सकते, तो फिर आपको मास्क लगाना है घर में भी। जी डॉक्टर मिश्रा, बंद कमरे में हमें ये सारे एहतियात करने हैं जो डॉक्टर मिश्रा हमें कह रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, डॉक्टर कौशल कांत और डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित जुड़ चुके हैं। जी, हमारे साथ एक और हमारे दर्शक आजाद करनाल से जुड़ रहे हैं। आजाद, आपका सवाल किस डॉक्टर से है? आप डॉक्टर का नाम लें और अपना सवाल पूछें। आजाद। हेलो आजाद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा नाम आजाद है। मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट करीब 10 ईयर पहले हो चुका है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो कोविड की वैक्सीन है वो क्या मैं लगवा सकता हूँ? उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा मेरे पर? जी, डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा। डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, अगर आपने इस दर्शक का सवाल सुना है तो हम आपसे जवाब चाहेंगे। जी, निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि इनको कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, क्या वैक्सीन लगा सकते हैं? निश्चित रूप से कोरोना इन्फेक्शन ठीक होने के 2 से 3 हफ्ते बाद वैक्सीन लगाई जा सकती है और इनको लगाना चाहिए। ये लोगों में मिथ है कि एक बार कोरोना हो जाए तो दोबारा नहीं होता, ये नहीं है। रियल इम्यूनिटी है वो वैक्सीनेशन के बाद ही होती है।
इसलिए निश्चित रूप से इन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए, अब 2 डोज लगानी। जी, डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत और डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित हैं। डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर कांत मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दीक्षित, मेरा सवाल आपसे, इस समय जो जंग जारी है वो फेफड़ों को लेकर है। हम चाहेंगे कि फेफड़ों को आप कैसे स्वस्थ और मजबूत रखें ताकि वो दीवार के रूप में कोरोना को धराशायी कर सके। डॉक्टर दीक्षित। चाहूंगा कि बीमारी जब आ जाए तभी हमको लंग्स मजबूत नहीं करने चाहिए, उससे पहले भी अभ्यास करते रहना चाहिए। और जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, ये टेक्निक अगर शुरुआत में ही आपको ऐसा लगने लगे कि मुझे कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, तो अपने लंग्स पर काम तुरंत उसी समय से करना शुरू करिए। थोड़ी भी ऑक्सीजन अगर जाती है 94, 95 भी रहती है, तब भी ये जो प्रयोग है बेसिक जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले उन प्रयोगों को करिए। ऐसे 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिनको करिए। सबसे पहला स्टेप मैं अपने साथी को यहाँ बुलाता हूं और वो यहाँ आपको दिखाता हूं कैसे करना है। ये सबसे पहला स्टेप है, जो साइनस कैविटी है उसको क्लीन करते रहें जिससे कि नेजल पैसेज थोड़ा क्लियर रहे। आप सभी बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पर जो नाक के नीचे वाला ये स्थान है, पहला स्टेप है ये। नाक के नीचे इस स्थान पर हल्का सा प्रेशर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, नाक के साइड में इधर जो स्थान है, नेटवर्क पे मैं जुड़ा हूं, प्रेशर दीजिए, खुद भी कर सकते हैं, ऐसा खिचड़ी मचा रखा है, करा सकते हैं। इस पे आवाज। नंबर 3, ये जो साइनस पैसेज यहाँ पर है, नाक के दोनों तरफ बिल्कुल नजदीक में, इनको भी हल्का हल्का इस तरह से मसाज करें, खुद भी कर सकते हैं और किसी और से भी करा सकते हैं। और इसी प्रकार ये जो ऊपर है, जो हमारी आईब्रोज है, ये जो हमारी आईब्रोज है, इन आईब्रोज के पास हल्की हल्की यहाँ मसाज, ये धीरे धीरे मसाज करें, उनको क्लियर करें। पहला काम है नोजल पैसेज को, नेजल पैसेज को क्लियर करना। अगर नेजल पैसेज क्लियर हो गया तो सांस लेने में कठिनाई है वो कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अपने लंग्स को एक्टिव रखने के लिए खुद होकर ही पहले शुरुआत में खुद होकर ही एक काम शुरू करिए। सुबह शाम दिन में हल्की सी थपकी, सेल्फ थपकी, ये देखिए इस तरह से मैंने बताया, बहुत धीरे धीरे करिए। ये काम है सेल्फ करने का। इधर भी थपकी लगाइए, धीरे धीरे, जोर से नहीं। दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार इधर करिए। ये सेल्फ करने के लिए है। इनको करने से हमारे लंग्स में जो इन्फ्लामेशन आता है, वो सर्कुलेशन उस इन्फ्लामेशन को बाहर, यानी जो इन्फ्लामेशन है उसको बाहर निकालने के लिए का काम भी करता है, क्योंकि मेन इन्फेक्शन के कारण से इन्फ्लामेशन होता है। इसीलिए लंग्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। सर्कुलेशन ठीक बना रहेगा तो जो वायरस आ रहा है, वो इन्फेक्ट कर रहा है, तो जरूर अपने से बाहर निकलता चला जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको कराना है। सेकंड, और एक टेक्निक मैं आपके साथ बताता हूं, आपको शेयर करता हूं। जब थोड़ा स्थिति ज्यादा होने लगे, ऐसा लगे कि अब हमारा ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे जा रहा है। वैसे तो किसी भी वायरल फीवर में ऑक्सीजन डाउन होता ही है, 92, 93, 94 ये कॉमन हो जाता है। लेकिन फिर भी एक लेटने का तरीका और वहां लेट करके कुछ करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो आप मेरे साथी को देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने इनको जमीन पर लिटा दिया, ये यहाँ देखिए जमीन पर लेट गए, और इस पोजीशन में लेटने के बाद यहाँ पर ये जो पिलो हैं, इनके चेस्ट के नीचे सेट करना है। इस तरह से ये चेस्ट के नीचे सेट किया। 1.5 पिलो लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। मतलब उठाइए, ऊपर वाले पिलो के ऊपर थोड़ा सा इसको चढ़ा दे, इससे व्यक्ति सहज रूप से लेट जाएगा। और यहाँ लेटने के बाद पैरों के नीचे, पैरों को थोड़ा सा उठा दें यहाँ पर। इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रखें, आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये मैंने कुर्सी यहाँ करी है, ये कुर्सी पैरों के साथ लगाई है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मैंने कुर्सी को सेट किया है। ये तरह कुर्सी को सेट किया है। और अब अगला क्रम है, इसी क्रम में धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति मास्क पहनकर सावधानी पूर्वक लंग्स पर यहाँ पीछे थपकी, ऐसे धीरे थपकी करे। अगर ये थपकी करेगा तो ऐसा करने से पूरा इधर और यहाँ बाजुओं तक करे, बाजुओं तक, यहां तक लेकर आए।
क्योंकि एक्यूप्रेशर में यहाँ के पॉइंट्स पे ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे गर्दन साइड में रहे और पेशेंट को बीच बीच में पूछे कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन चेक भी करते रहे कि क्या ऑक्सीजन उतनी ही है या ऑक्सीजन थोड़ी सी बढ़ गई है। वैसे ये जो मैंने प्रयोग बताए हैं, ये प्रूव्ड प्रयोग हैं, सिद्ध प्रयोग हैं। आजकल अपने YouTube चैनल के माध्यम से हजार लोगों को मैंने इनकी वीडियो शेयर करी है, और उनके जो एक्सपीरियंस मुझे आए हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 80 से नीचे गई हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी इंक्रीज होकर के बढ़ी है। कुछ लोगों ने कहा है कि थोड़ी देर बढ़ती है फिर रुकती है, वो उनके खाने पीने के कारण होती है। जी डॉक्टर दीक्षित, आपके द्वारा बताए गए इस तरह के योग क्रियाओं के जरिए हम कोरोना को मात दे सकते हैं, और आपने जो अलग अलग तरीके से आसन बताए और तरीके बताए, शायद ऐसा लगता है कि ये कारगर साबित हो, क्योंकि इस समय सिस्टम दम तोड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत है। डॉक्टर कांत, इस समय आपके अस्पताल में प्राणवायु की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन कितना बचा है और वहां पर आपको सप्लाई को लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, मुझे आधिकारिक तौर पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि मेरे हॉस्पिटल में अभी क्या स्थिति है, पर जैसा सभी जगह से पता चल रहा कि पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन के हालात ठीक नहीं है, मेरा हॉस्पिटल हो या कोई भी दूसरे का हॉस्पिटल हो, सब जगह ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के दरवाजे पे एम्बुलेंस में बैठे बैठे ऑक्सीजन पे हैं और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से डेथ हो रही है। तो इन टोटल ऑक्सीजन की क्राइसिस है, बट जो आपका सवाल मेरे हॉस्पिटल से रिलेटेड उसके बारे में मेरे को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जी डॉक्टर कांत, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, इधर देखूं उधर देखूं, जिधर देखूं मायूसियों का मजमा दिखाई देता है। ऑक्सीजन संकट, द्वारका के भगत अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पताल में 68 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। भगत अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर। मॉडल टाउन के एमडी सिटी अस्पताल में संकट में है अस्पताल, 200 से ज्यादा कोरोना मरीज भर्ती। कुछ ही देर की ऑक्सीजन बचने से संकट में है मरीजों की जान। बत्रा और भाटिया ग्लोबल अस्पताल में भी दिक्कत। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। जीटीबी अस्पताल में 400 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची। वेंडर से बात कर रहा है अस्पताल प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर, प्राणवायु को लेकर त्राही। ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पताल परेशान, मरीज बेहाल। मरीज के परिजनों की अटकी सांसें। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हैरान परेशान दिल्ली के मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर। जान मरीज की ही नहीं बल्कि उसके परिजनों की भी अटकी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, प्राणवायु नहीं मिली, तो कैसे बचेंगे उसके अपनों के प्राण। जी हां, हमारे साथ मेहमानों का पैनल डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर कौशल कांत, डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा और डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित बने हुए। डॉक्टर युगल मिश्रा, इस समय अलग अलग अस्पतालों से जो जानकारी आ रही है, कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। आप मणिपाल अस्पताल के चीफ क्लिनिकल साइंसेस के आप चीफ हैं, आपके यहां इस वक्त क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर? डॉक्टर मिश्रा, अस्पताल होल्ड कर रहा है। अभी हमारे अस्पताल को ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये माहौल बन रहा है और बड़े पास में सप्लाई का इशू आ रहा है, तो निश्चित रूप से दिल्ली के सारे अस्पताल इस पर देख रहे हैं कि कभी भी हॉस्पिटल में उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दिक्कत आ सकती है। सच में ये कहूँगा कि मणिपाल हॉस्पिटल को अब तक ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन आगे क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर मिश्रा, आपसे सवाल, इस समय जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन हवा में है। ऐसी सूरत में मास्क को लेकर लोगों के मन में एक दुविधा है। सिंगल लेयर मास्क, डबल लेयर मास्क, 3 लेयर मास्क,
तो आखिर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आखिर किस तरह के मास्क पहनने से इससे बचाव हो सकता है। डॉक्टर युगल मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सुन रहा था कि यहाँ डिस्कशन भी हुआ कि क्या घर के अंदर मास्क लगाना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से डिस्कस की है यहाँ पर कि यदि घर में कोई मरीज है या तो कोई बाहर से व्यक्ति आता है और घर में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को घर में मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत कंटेजियस है और इन्फेक्शन पूरी की पूरी फैमिली में हो रहा है। दूसरा, कोई व्यक्ति यदि घर से बाहर जाता है तो किस तरह के मास्क लगाने चाहिए। एक ट्रिपल प्लाई जो मास्क होता है, सर्जिकल मास्क होता है, वो लगाएं और उसके ऊपर क्लॉथ मास्क लगाएं। सिर्फ क्लॉथ मास्क लगाने से प्रिवेंशन या बचाव में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ये वायरस काफी खतरनाक है, कंटेजियस है। और ये भी आप ये रही कि हवा में भी यदि कोई आसपास मरीज है वो कफ करता है या जोर से बात करता है, वहाँ भी कुछ जो वायरस के संक्रामक है वो हवा में भी उठते हैं। तो लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि सिंपल क्लॉथ मास्क के काम करने वाला ये जरूरी है कि वो डबल मास्क लगाएं। एक तो थ्री प्लाई जो सर्जिकल मास्क है बहुत सस्ता है, वो लगा सकते हैं, और उसके ऊपर मल्टीपल वाला जो क्लॉथ मास्क है, इस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं। जी, डॉक्टर युगल मिश्रा। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत हैं। डॉक्टर कांत, मेरा सवाल आपसे कि इस समय जो हालात हैं, मायूसियों का मजमा लगा हुआ है, हर तरफ जिधर देखो उधर से कराहने की आवाज आ रही है। डॉक्टर कांत, आपको नहीं लगता कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है? एक आम आदमी, एक आम मरीज और उसके परिवारजनों के साथ साथ जो व्यक्ति इन सारी जानकारियों को जान रहा है, सुन रहा है, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव में भी आता चला जा रहा है। डॉक्टर कांत। बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं, जब भी एक खुलते हैं या कोई भी आदमी, डॉक्टरों को हटा दीजिए, मुझे लगता है कि एक आम आदमी भी अपने आसपास के जिस फ्रेंड सर्किल में भी बात करता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई एक दुखदाई खबर आती है कि किसी के यहाँ से कोविड हो गया है या किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई। तो ये माहौल तो बहुत ही खराब है। लेकिन इस सारी चीजों में मुझे एक अच्छी चीज नजर जो आई है, जो थोड़ा सरकार ने सेंसिबली काम लिया है और लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। यही एक, इस सारी बुरी खबरों के बीच में यही एक अच्छी खबर है कि लॉकडाउन 10 दिन, एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। अगर यही लॉकडाउन सारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में लगा हुआ है, इसको 100% स्ट्रिक्टली फॉलो करें अगर हम चाहते हैं कि पूरे देश की स्थिति सुधरे। और अब तो इसके बारे में अमेरिका के जो फाउसी, जो सबसे मेडिकल एडवाइजर हैं यूएस गवर्नमेंट के, उन्होंने भी ये कह दिया है कि इंडिया में तभी राहत हो पाएगी कि अगर हम कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सारे एक्सपर्ट, सारी पार्टियां, सारे नुमाइंदे पॉलिटिकल आते हैं और जब लॉकडाउन की बात आती है तो वो थोड़ा सा मुझे पीछे हटते हुए नजर आते हैं। जबकि हमने ये लॉकडाउन लगा करके पिछले साल देखा था कि हमने सक्सेसफुली इसको कंट्रोल किया। और हर आदमी, इकोनॉमिस्ट की बात आती है, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जी अगर इसकी हमें बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे ये नहीं समझ में आता है इस समय इतने लोगों की जिंदगी से बड़ी कीमत क्या हो सकती है। और जब बात आती है लॉकडाउन की, तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना होता है कि बहुत सारे लोग भुखमरी से मर जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के 10 ऐसे परिवार जानना चाहूंगा जो पिछले लॉकडाउन में मर गए या किसी के घर में कोई डेथ हुई। ऐसा नहीं हुआ है। ये जितने भी पॉलिटिकल नुमाइंदे रहे हैं या कहें कि जो न्यूज चैनल्स रहे हैं, उन्होंने पिछले लॉकडाउन में जो मजदूरों का माइग्रेशन बताया और हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाई कि अगर इकोनॉमी क्रम्बल करेगी तो लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी। पर मैं आपके माध्यम से ये देश की जनता को बताना चाहूंगा कि मैं अपने देश की जनता को मरता हुआ नहीं देख सकता, पर उनको गरीब देख सकता हूं। अगर मुझे जिंदगी और गरीबी में एक चीज चूज करनी होगी तो मैं गरीबी चूज करूंगा, डॉक्टर खान आदमी को जिंदा रखूंगा। जी, डॉक्टर खान, जान है तो जहान है, ये जो मुहावरा है ये भी बहुत पिछले साल से लगातार चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर कांत के मुताबिक एक अच्छी खबर ये कि ब्रेक द चेन के लिए जरूरी है लॉकडाउन।
डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपको लगता है लॉकडाउन के जरिए हम अगर दूसरे देशों की बात करें तो दक्षिण कोरिया एक ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण है हमारे सामने जहां पर लोगों की इच्छा शक्ति और एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम ने कोरोना को पछाड़ दिया। तो क्या आपको लगता है कि इस समय इस तरह का लॉकडाउन जरूरी है, डॉक्टर एमसी मिश्रा? कौशलकांत ने जो कुछ कहा उससे अक्षरशः सहमत हूं। हम लोग इस बात को पिछले 3 हफ्तों से कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, इसको इमरजेंसी यूज करना चाहिए। कंट्री लॉकडाउन से पिछले वर्ष किया था 25 मार्च से और 31 मई तक, तो बिल्कुल ये करना चाहिए क्योंकि अभी हमको नंबर ऑफ केसेस जो भी संक्रमित हो रहे हैं रोज उसको एक तो कम करना है। अगर वो कम हो जाएगा तो मौत का आंकड़ा कम हो जाएगा और हमें हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम पर पूरा चरमरा रहा है ऑक्सीजन की वजह से वो भी काफी कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि इस समय जितने कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो इतने व्यापक रूप से इस समय है देश में और सभी राज्यों में और दिल्ली में और सभी जगह पे है, उस पे अगर विराम लगेगा या उसमें थोड़ी सी भी उसको थाम सकेंगे तो वो लॉकडाउन से इस समय जनता भी लॉकडाउन के पक्ष में है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन उसी प्रकार का लगे जिस प्रकार का पिछले वर्ष अप्रैल और मई में लगा था और अभी मई का पहला हफ्ता शुरू हुआ है। अगर इसको हम 15 जून तक लॉकडाउन सख्त कर देंगे तो संक्रमण की दर में बिल्कुल गिरावट आएगी, इसमें कोई राय नहीं। और दूसरी तरफ हमें टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है। जितनी भी तेजी हम ला सकते हैं अगले आज से लेके और आगे, तो वो हम बिल्कुल करना चाहिए कि हम अभी स्पुतनिक की वैक्सीन भी आज देश में आ गई है, कितनी आई है इसका अनुमान नहीं है, लेकिन अगर हम 8 से 10 करोड़ वैक्सीन हर महीने शुरू कर दें और अगस्त सितंबर से हम इसको बढ़ा के 15 से लेके 20 करोड़ महीने करना शुरू करेंगे तो इस साल के अंत तक हम जरूर इस महामारी से छुटकारा पा जी डॉक्टर मिश्रा, छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, टीका लगाना जरूरी है। टीका एक ऐसा कवच है जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। डॉक्टर युगल मिश्रा, टीका लगाना जरूरी है कि यह ऐसा कवच है जो आपको बचा सकता है, संरक्षण दे सकता है, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, दीवार बनाता है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि टेस्टिंग के दौरान आपको किस तरह का मेडिकेशन रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो RT-PCR टेस्ट है जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, इसमें भी करीब 20% चांसेस होते हैं कि डिजीज डिटेक्ट ना हो। किसी भी व्यक्ति को यदि सिम्टम्स आ रहे हैं और RT-PCR पॉजिटिव नहीं आ रहा है तब भी उसको कोरोना मान करके, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने कहा, डॉक्टर नाथ ने कहा कि इतनी तेजी से आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 35% है। इतनी तेजी से ये बीमारी बढ़ रही है तो कोई व्यक्ति जिसको सिम्टम्स हैं कोरोना के वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है तब भी उसको मेडिकेशन शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी हम दवाइयाँ शुरू करके एहतियात बरतेंगे, हम इन दवाइयों की वजह से इस महामारी को जो किसी व्यक्ति को हुई है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, जरूरी ये है कि 7वां और 8वां दिन होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उन दिनों पर हमें वॉच करनी है। किसी व्यक्ति को फीवर शुरू होता है, कफ होता है, बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं, इसमें चले जाती है, स्वाद भी होता है। इसके बाद क्या होता है कि फीवर कम हो जाता है, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और वो इसका मतलब है कि अब ये जो वायरस है वो थ्रोट से लंग्स में ट्रेवल कर गया और दैट इज द डेंजरस। फिर जब क्योंकि ये जो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है तो बानवे कराना की जाने लगता है, ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है और आज देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बेड्स कहीं भी नहीं। ये एक स्थिति है, इसको ना लाने दिया जाए, वक्त रहते मेडिकेशन लिया जाए। स्थिति हो सकता है कि वायरस को हम गले के अंदर ही कंट्रोल कर पाए, लंग्स में ले जा सके। ये जो सारे एहतियात जो डॉक्टर ने बताए हैं मेडिकेशन, उनको निश्चित रूप से शुरू कर देना चाहिए और ये पॉजिटिविटी का वेट नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर मिश्रा, हमारे साथ डॉक्टर
राम गोपाल दीक्षित जी हैं, आप आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर दीक्षित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आम धारणा या बोलचाल की भाषा में कहें तो काढ़ा को लेकर लोगों के मन में यह है कि इस समय कोरोना से बचना है, और अगर आपकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही या आप इलाज नहीं मिल पा रहा तो ऐसी सूरत में घरेलू वैद्य जो होता है, घर का वैद्य, जो कहावत हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, वो किस तरह का काढ़ा होना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि काढ़े में क्या क्या होना चाहिए जिसको पीने से वो कोरोना से बच सकते हैं। क्या होना चाहिए, लेकिन आपके साथ काढ़ा लेने की जरूरत ना पड़े, एक सुझाव मैं आज के वर्तमान में मीडिया को भी दूंगा, और वो सुझाव भी मेरा होगा। तो पहला आपका प्रश्न, उसका उत्तर देता हूं। घर के अंदर सामान्य चीजें मिलती हैं, पर काढ़ा एक लिमिट लेना है। गर्म पानी कोमल लेना है, गर्म पानी में सिर्फ हमने तुलसी के पत्ते डाल के रखे, काली मिर्च डाल के रखी, दालचीनी डाल के रखी, इतनी अगर चीजों को हमने डाल के रखा तो वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कॉमन काढ़े भी बाजार में मिल रहे हैं, उनका उपयोग भी कर सकते हैं। शहद और हल्दी का उपयोग, हल्दी कैसे, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी गले के अंदर अगर हम रख लेते हैं तो उससे जो हमारी खांसी है और जो भी वायरस हमारे अंदर एंटर किया है और खासकर गले को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक करने की स्थिति में आ रहा है, तो केवल हल्दी से उस पर अच्छा प्रभावी परिणाम दिया जा सकता है। ऐसे आयुर्वेद की और भी औषधियां हैं, लेकिन वो किसी परामर्श चिकित्सक के अंतर्गत ही लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर दूसरी चीज आपके साथ और शेयर करूंगा, जो मेरे साथ के इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को आना चाहिए, और इंडिया न्यूज को भी मेरा ये निवेदन है, एक पहल आप शुरू करिए। ऑक्सीजन डाउन जाती है, उसमें एक बड़ा कारण है इन्फेक्शन, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है भय। जब भय होता है तो इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो 3 स्टेप्स आज हम सबको लेने की जरूरत है। नंबर 1 है, भय की जगह पर विश्वास जागृत करें। विश्वास जागृत कब होता है, जब हम देखते हैं प्रकार के लोगों को कि हाँ वो व्यक्ति ठीक हो गया, ये व्यक्ति ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ये आता है समाचार, वो मर गया, ये मर गया, ऑक्सीजन दवाई नहीं है, मैं भी मरने वाला हूं। तो जो भय है उसकी जगह विश्वास जागृत करने के लिए स्टेप्स। नंबर 1, सकारात्मक समाचारों का प्रसार हो। नंबर 1, कहां क्या अच्छा चल रहा है, किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए लोगों ने खुद कहा कि मेरी जगह पर, मैं बुजुर्ग हूं, मेरी जगह नौजवान को ऑक्सीजन दीजिए, मैं तो अपनी जिंदगी जी ली 80-85 साल, मैं अपने को छोड़ देता हूं, लो नौजवान को ऑक्सीजन दो। किसी ऐसे व्यक्ति के समाचार आए। नंबर 2, ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है, जो जीत गए हैं, ऐसे लोगों के इंटरव्यू आप शेयर करिए कि आपने क्या किया था जिसके कारण से आपने इतनी सारी ऑक्सीजन डाउन थी फिर भी आप जीत गए, और जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो। जी डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित, ऐसे तीसरी बार और सुन लीजिए, उसके बाद में बात करूंगा। डॉक्टर दीक्षित, आपके ये घरेलू नुस्खे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के लिए काफी कारगर और मददगार साबित होंगे। जी हाँ, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आप लोग जुड़े और देश के जाने माने डॉक्टरों की सलाह आपने ली, लेकिन जाते जाते जी हाँ गली गली मारा फिरता मरीज, जी हाँ गली गली मारा फिरता घूमता अपने प्राण बचाने के लिए मरीज प्राण वायु की दरकार के लिए अस्पतालों की चौखट पर पहुंच रहा है। जी हाँ, मुझे देवानंद साहब का एक फिल्म का गीत याद आता है, टैक्सी ड्राइवर फिल्म का नाम था। जाएं तो जाएं कहां, समझेगा यहां कौन, दर्द मेरा दर्द भरे दिल की जुबान। आज के इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में बस इतना ही।